आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी तैनात कर दिया। बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे ये ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरतों की चीजें खरीद बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन कर चुके थे, जिसके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना जो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। कंपनी की आमदनी। ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचाती थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी, और अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही निर्यात की चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरदस्ती बेचनी पड़ रही है। किसान अपनी लगान नहीं चुका पा रहे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा है और खेती चौपट होने की दशा की ओर बढ़ रही है। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। खेती में सुधार की जरूरत। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। किनको? राजाओं और तालुकदारों को। किसके समय लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त? चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय। मतलब 3 रेवेन्यू सिस्टम थे, राजस्व की व्यवस्था थी। एक तो स्थायी बंदोबस्त, दूसरा था महलवाड़ी और तीसरा था रेतवाड़ी। और स्थायी बंदोबस्त को कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार करने के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। जमींदारी व्यवस्था समस्या। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदार को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे और बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब ये राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बच रहे थे वे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे,
उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी, क्योंकि किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था और वो लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी पुश्तैनी जमीन से उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था कि जमींदारों के साथ स्थायी राजस्व व्यवस्था तय कर दी किन्होंने, ब्रिटिश कंपनी ने। तो उन्हें क्या एक स्थायी रेवेन्यू देना था। ये जमींदारी व्यवस्था 1793 में कॉर्नवालिस के समय लागू हुई। अब दो और व्यवस्था थी, एक थी महलवारी जो 1882 में लागू हुई नील मैकेंजी के समय, और रियायतवाड़ी मुनरो के समय लागू हुई। एक नई व्यवस्था 19वीं सदी की शुरुआत में कि कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यवस्था के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की जरूरत हुई तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, अब इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1882 में लागू किया गया। यहाँ गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिस्सा लगाया जाता था। इस महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होती थी कि महाल मतलब होता है ग्राम समूह, और ग्राम समूह का कोई मुखिया होता था तो उसके साथ में करार किया जाता था, ये होती थी महलवाड़ी। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसे समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदारों की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया? होल्ट मैकेंजी ने। और रियायतवाड़ी मद्रास गवर्नर थॉमस मुनरो ने। मुनरो व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारत इलाके में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रियायतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चली युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देखा था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं है, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों रियायतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते हैं। अब रियायतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि सीधा किसान से ही लगान वसूल किया जाता था, कर वसूल किया जाता था। एक मुख्यतः ये दक्षिण भारत में लागू हुई थी। किसने लागू की थी? रीड और मुनरो ने। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और रैयत गांवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे और आशावादी अफसरों का उम्मीद थी कि ये नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।